जय हिंद दोस्तों, क्या एमएसपी बंद होगी? क्या केंद्रीय कर्मचारियों पर एमएसपी का खतरा है? जैसा कि संसद में एक सवाल पूछा गया, उसका ये जवाब है कि केंद्रीय कर्मचारियों को झटका, इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा एमएसपी का फायदा। जाने क्या है मामला। और इसके साथ जोड़ा जा रहा है कि सेना के अंदर एमएसपी का जो प्रावधान है 8 साल, 16 साल और 24 साल का है, और सिविल में लोगों का जो प्रावधान है वो 10 साल, 20 साल और 30 साल का है। अब ये कह रहे हैं कि सेना के लोगों को 8 और 16, 24 है और इन्हें एमएसपी का फायदा 1 जनवरी 2006 से मिल रहा है, तो हमें इसका फायदा क्यों नहीं मिलना चाहिए? हाँ जी दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपना जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप 60 साल के बाद रिटायर्ड होते हैं, बहुत अच्छी बात है। और उस जब तक आपके पोते हो जाते हैं, आपका घर, मकान, दुकान, बच्चे सेटल हो जाते हैं। लेकिन यहां जिनके ऊपर सवाल उठाया जाता है कि इन्हें एमएसपी 8 साल के बाद मिल रही है, उसमें भी बहुत सारे नियम कानून लगा करके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। हमारे को मिलिट्री सर्विस पे पर सवाल उठाए जाते हैं, हमारे को रिस्क और हार्डशिप अलाउंस पर सवाल उठाए जाते हैं कि हमें भी मिलना चाहिए। हमारी अन्य सुविधाएं जो कैंटीन की हैं या मेडिकल की हैं वो सबको मिल रही, पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि एक सैनिक या एक सिविलियन से या एक जवान, नौजवान जब सेना में जाता है तो उसको पूरा रिस्क है 100% जान जाने का। पूरा रिस्क है कि वो उसके अंदर डर भी है कि मैं यहां जा रहा हूं, मैं वापस लौटूंगा या नहीं। ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है, ऐसा कौन सा आप कॉर्पोरेट जगत में है कि कोई बंदा जहां लाइफ रिस्क हो, आपके साथ अनहोनी हो सकती है, घटना दुर्घटना हो सकती है, उसके लिए आपके दिमाग में ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस दिन से कसम परेड हम खाते हैं, फौज में जाते हैं, उस दिन हमें यह बताया जाता है कि हमारी जान कभी भी जा सकती है। और भेजने वाले हमारे माँ बाप को पता रहता है कि भाई हमारे बेटे के साथ कभी भी अनहोनी हो सकती है। और उसी दिन से एक डबल पूजा पाठ माँ बाप का शुरू हो जाता है। एक लड़की जब अपने किसी फौजी को अपना पति मानती है तो उसको भी हमेशा खतरा रहता है अपने मंगलसूत्र पे। ये सारी चीजें सिर्फ व्यक्ति नहीं, उसके परिवार को भी खतरा रहता है। और ऐसा हो रहा है, होता आया है और होता रहेगा ये कहा गया है। क्योंकि माननीय अजीत डोभाल जी अभी क्या कह रहे हैं, इस देश को बाहर से खतरा है और अंदर से भी खतरा है। इस देश की सेना को ताकतवर बनाना होगा, सेना के लिए नए नए हथियार लाने होंगे, सेना को सक्षम बनाना होगा। और अजीत डोभाल साहब कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो कि हाँ जी दोस्तों, देश की सेना को अलग अलग तरीके से मॉडर्नाइज करना, विश्व में क्या हो रहा है उसके ऊपर भी उन्होंने वक्तव्य दिया। जरा आप सुनिए। भारत अभी वहां नहीं पहुंचा है जहां उसे होना चाहिए। ऐसा लगता है कि शायद हम स्वतंत्र हैं तो हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। आज भी भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक चुनौतियां हैं। भारत का विकास से सभी लोग बहुत आनंदित हों ऐसा नहीं है। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए, उनके लिए ये घातक है और हमें उसका मुकाबला करना है। उसके लिए हमारे को एक दृढ़ता के साथ संशय को हटाकर, तो संशयात्मा विनाशाय, संशय में मत पड़िए। एक बार एक ही चीज को सोचिए, देश के इंटरेस्ट को सोचिए, देश के इंटरेस्ट में काम करिए। अपनी हर उसको आप आगे बढ़ाने के लिए अगर एकजुट होकर चलें तो उतनी दूर भी नहीं है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे देश में एक ऐसा नेतृत्व है, हमारे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण है कि जहां पर हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, सभी लोग इतने एकजुट होकर काम करें। अब मैं बात करूंगा जहां 24 घंटे की नौकरी हो, जहां लगातार पोस्टिंग हो। आप एक बार अरुणाचल में, तो आप एक बार श्रीनगर में, तो एक बार आप कच्छ में, एक बार आप हो सकता है राजस्थान में, एक बार आप पंजाब में। आपको न पता चलता है कि हम कहां हैं, हमारे बच्चे कहां हैं।
और इतनी विषम परिस्थितियों में नौकरी करने वाले को यदि आप 8 साल में, 16 साल में, 24 साल में एमएससीपी का लाभ देते हो तो इसमें कौन सा एहसान करते हो। और एमएससीपी का मतलब यह होता है, हिंदी में बता दें, कि यानी हमारे पास जो एनसीओ होते हैं, जेसी होते हैं, अपॉइंटमेंट होते हैं, प्रमोशन होते हैं, वो एक लिमिटेड होते हैं। ये तो उसी प्रोफाइल का, उसी लेंथ ऑफ सर्विस का दूसरा भाई भी क्वालिफाइड है, लेकिन उसको प्रमोशन इसीलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वैकेंसी नहीं है। आपकी तरह नहीं कि आपके इतने सर्विस के बाद आपको प्रमोशन मिल जाएगा, यहां ऐसा नहीं है। तो ये प्रमोशन की कहीं ना कहीं भरपाई करने के लिए उसको एक एमएससीपी, एक कह रहे हैं फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाता है। इसी तरह हमारे अधिकारियों के लिए जो लगातार मांग कर रहे हैं एनएफयू की, लगातार सालों से केस किया हुआ है कर्नल मुकुल साहब ने एक और वहां पर उन्हें एनएफयू चाहिए, नॉन फंक्शनल अपग्रेड। वहां भी ये इशू होता है कि हर कोई कर्नल नहीं बन सकता, वैकेंसी नहीं, हर कोई ब्रिगेडियर नहीं बन सकता है कि वैकेंसी नहीं, वहां पर भी शॉर्ट लिस्ट होती है, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन आखिर उनके कैडर का, उनके साथ का कम से कम उसको फाइनेंशियली बेनिफिट तो दे सकते हो। ऐसा प्रावधान आपको आईएएस और आईपीएस, आईआरएस जो दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है उसमें है, तो इनको क्यों नहीं देना चाहिए। तो बात कही की जा रही है, मैं क्यों इस बात को दुख जता रहा हूं, दुख इसलिए जता रहा हूं कि हमारे जितने भी बेनिफिट हैं ये हमारे अधिकारियों के हाथ में नहीं, हमारे जनरल के हाथ में नहीं है, हमारे किसी लेफ्टिनेंट जनरल के हाथ में नहीं। हमारे पास एमओडी में सिर्फ हमारे को उसी तरीके से इंस्टीट्यूट बने कि लगभग आपको लड़ाने की तैयारी के लिए हैं, सारा चीज इसी से संबंधित है। हमारे बेनिफिट, हमें क्या मिलेगा, हमें एमएसपी कितनी मिलेगी, हमें एमएससीपी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें रिस्क एंड आर्ट्सअप मिलेगा नहीं मिलेगा, ये ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। यानी इसी कैडर के लोग हैं, यानी आईएएस कैडर के लोग ये हमारा भविष्य लिखते हैं कि आपको क्या मिलेगा। अब वो हमें 24 घंटे की नौकरी क्या समझते हैं, वो नौकरी समझते हैं, या हमारे खतरों को किस तरह एनालिसिस करते हैं वो ये जानते हैं। लेकिन एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, आप रोजमर्रा की देख सकते हो कि आम आदमी, आम एक फौजी की लाइफ में कितना बड़ा संकट है। और दोस्तों बड़ी बात है कि 90% जो सोल्जर्स हैं, सिपाही से लगाकर हवलदार तक 40 से 45 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाते हैं। सिविलियन से 60 साल की हो जाता है। अब उनको 10, 20, 30 का प्रावधान दिया है। अब ये जो प्रावधान है जिसको लोग हमसे कह रहे हैं क्या हमें फायदा होगा या नहीं होगा, जरा आप टेक्निकली उस पर बात कर लेते हैं। तो यानी सरकार से जब सवाल पूछा गया कि लाखों केंद्रीय कर्मचारी हैं उन्हें एमएससीपी का फायदा नहीं मिला है, और एमएससीपी का फायदा आप समझ सकते हो, उन्होंने कहा है मॉडिफाइड एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन योजना का लाभ न देने के कारण उन्होंने कहा है ये छठे वेतन आयोग के अंदर एक प्रावधान था, और यह प्रावधान सितंबर 2008 से लागू किया गया था, भले के छठा वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 से प्रभावी था। और वहां पर सेना के अंदर भी बहुत सारी उलझन रही थी, कईयों को मिला है, अभी कईयों को लटका हुआ है मेरे हिसाब से। और इन्होंने कहा 10 और 20, 30 साल का प्रावधान है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अब उनकी मांग है कि उन्हें 6 साल की सेवा के बाद, 12 साल की सेवा के बाद, 18 साल की सेवा के बाद, 24 साल की सेवा के बाद और 30 साल तक उन्हें 5 अपग्रेडेशन चाहिए, उन्हें 5 अपग्रेडेशन चाहिए। और एनसीजेसीएम ने इस प्रस्ताव को रखा है कि 3 वित्तीय अपग्रेडेशन को बढ़ाकर 5 कर दिया गया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकता हूं, क्योंकि मैं अपने अधिकारियों से उम्मीद करना चाहूंगा कि यदि यहां 5 अपग्रेडेशन बढ़ाए गए हैं तो आप हमारे लिए कितना रखना चाहते हो, हमारे लिए क्या लिमिट रखना चाहते हो। इन्होंने 6 साल में पहला अपग्रेडेशन रखा है, तो क्या 6 साल में हमारे लिए अपग्रेडेशन नहीं चाहिए? कम से कम हमें इनसे ज्यादा तरजीह देनी चाहिए, लेकिन कम से कम इनके बराबर की आप अनुशंसा कर दीजिए। आप वेतन आयोग के सामने रखिए, जो आपकी अगुवाई कर रहा है उसके सामने रखिए कि यानी एनसीजेसीएम ने यानी लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की ये बात रखी है, तो डिफेंस पर्सन के लिए आपको अलग से सोचना होगा। जहां बात 60 साल के सर्व कैरियर की बात होती है, यहां आप समझ सकते हो 40 से 45 साल वाले को आपने लेना होगा। यदि ये 6 साल के बाद रख सकते हैं तो हम भी कम से कम उम्मीद कर सकते हैं। अब ये रखेंगे नहीं रखेंगे बड़े दुख की बात है। ये 6 साल में एक नायक मिलना चाहिए, 12 साल में हवलदार मिलना चाहिए, और आप 18 साल है 17 साल में जेशू कर दीजिए, और जाकर के कोई ज्यादा करता है तो आप 24 साल तक उसको एक और फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दे सकते हैं। इसी प्रकार हमारे अधिकारी बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, बहुत बड़े दर्द से जूझ रहे हैं। यहां पर उनकी काबिलियत नहीं, एक एजुकेशन उस कैडर के हिसाब से देखा जाता है। यह नहीं देखा जाता है कि उनकी जिंदगी कैसी है, फौज की सेवा कैसी है, फौज में किस तरह काम होता है,
फिजिकली मेंटली अपने आप को झोंक देते हैं। बट कहां जहां पर इस तरीके की बातें होती तो अलग तरीके से कुछ क्लॉज उसमें डाले जाते हैं, वो बड़े निराशाजनक रहते हैं और हमारे मनोबल को कहीं ना कहीं तोड़ते हैं। इस बात का हम बहुत बुरी तरह खंडन करते हैं कि यहां बहादुरों को तगमा मिलना चाहिए। भाई क्रिकेट में यदि कोई छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, तो उसकी अंग्रेजी नहीं देखी जाती और उसकी कोई अलग वरीयता नहीं देखी जाती। उसी समय छक्के मारने का उसको मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज प्राइज दिया जाता है। इसी तरह सेना हर दिन जूझ रही है, हर दिन लड़ाई कर रही है, हर क्षेत्र में कर रही है, जैसे अजीत डोभाल साहब कह रहे हैं और आप देख भी रहे हो। तो दोस्तों अब थोड़ा सा एमएससीपी के ऊपर बात आते हैं कि आखिर नियम कानून जो बदल रहे हैं उसके लिए आपको सचेत रहना होगा। आपने पूरी फॉर्मेलिटी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो गया है और इसकी कुछ लेटर मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। इसके साथ 2-3 अपेंडिक्स हैं कि आपने लेना है तो पार्ट ऑर्डर कराइए, नहीं लेना है तो पार्ट ऑर्डर कराइए, यानी विलिंग और अनविलिंग का पार्ट ऑर्डर होना चाहिए। एक बार एमएससीपी मिल गई वो कटेगी नहीं। कटेगी जब कह रहे हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं जब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ी आपके डॉक्यूमेंटेशन में है। यदि आपका यूनिट प्रमोशन है तो अपने डॉक्यूमेंट अपने यूनिट के हिसाब से चेक कर लीजिए। आपका रिकॉर्ड से लेटर आता है तो आप रिकॉर्ड में कंफर्म कर लीजिए। यदि किसी को कोई शंका या सवाल है तो आप मेरे नंबर से बात कर सकते हो कि एमएससीपी लूं या नहीं लूं, मैंने जल्दी फौज छोड़नी है। तमाम ऐसे हमारे पहलू, हमारे सामने तमाम ऐसी समस्याएं, घरेलू समस्या हैं कि हमें अपना कैरियर में कहां कैसे आगे बढ़ना है हमें यह भी पता नहीं होता है। और यही है जवानों की जिंदगी, यही है सैनिकों की जिंदगी। धन्यवाद।